पिछले वीडियो में हमने लॉर्ड डलहौजी को देखा था। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति करेंगे। 1857 की क्रांति जो है ये एक तरीके से विभाजक रेखा है पुरातन और नवीनता के बीच, क्योंकि 1857 की क्रांति अगर हम देखें तो इसमें जो नेतृत्व वर्ग था वो राजा लोग थे, और जो व्यवस्था कायम करना चाहते थे लोग, तो एक तो नेतृत्व वर्ग में राजा हैं, जमींदार हैं, और जो व्यवस्था कायम करना चाह रहे हैं ये लोग, ये पुरातन व्यवस्था की तरफ लौटने की बात कर रहे थे। जबकि 1857 की क्रांति के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है वो पूरी तरीके से शिक्षित मध्य वर्ग के हाथ में था, और इसमें अंग्रेजों का तो विरोध किया लोगों ने, अंग्रेजों को बाहर निकालना तो उद्देश्य था, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को अपनाया हुबहू लोगों ने। यानी ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये नवाचारों को अपनाने वाला था। तो एक तरीके से ये 1857 की क्रांति जो है ये पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे एक विभाजक रेखा की तरह दिखाई देती है। अब 1857 की जो क्रांति हुई इसका तात्कालिक कारण जो बना वो तो चर्बी लगे कारतूस थे, लेकिन इस क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे जो पिछले 100 सालों में, जिनके कारण पिछले 100 सालों में रूस पूरा भरा हुआ था भारतीयों में, और एक तरीके से एक बारूद का ढेर बन गया था। और 1857 की क्रांति में वही बारूद जो है उसमें एक चिंगारी का काम किया चर्बी लगे कारतूसों ने। तो पहले हम 1857 की क्रांति के अलग अलग कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के जो पहले राजनीतिक कारण हम देखते हैं, तो जो 1857 क्रांति के राजनीतिक कारण हैं, आप देखें कि जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक संस्था बन गई, और इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपना प्रसार शुरू किया। बाद में जब डलहौजी बेलेजली आया तो बेलेजली ने सहायक संधि द्वारा पूरे भारतीय राजाओं को पंगु बना दिया, लेकिन एक विश्वास अंग्रेजों ने दिलाया था कि उन राज्यों की सुरक्षा का भार अंग्रेजों के ऊपर रहेगा। लेकिन बाद में जब डलहौजी आया उसने राज्य हड़प नीति द्वारा राजाओं के राज्य हड़पने शुरू किए, तो पूरे जो हमारा नेतृत्व वर्ग था भारत का उसमें एक अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना पनपी, जमींदारों की जमींदारियां हड़पी जाने लगी, कई राजाओं की उपाधियां ले ली गई, पेंशन बंद कर दी गई। तो इस तरीके से राजनीतिक वर्ग पूरी तरीके से असंतुष्ट हो गया। अब जनता पिछले 100 सालों में असंतुष्ट थी ही, लेकिन जनता को एक नेतृत्व वर्ग चाहिए होता है, एक नेतृत्वकर्ता चाहिए होता है। तो जो असंतुष्ट जनता थी उसी को इस नेतृत्व वर्ग ने नेतृत्व प्रदान कर दिया। तो ये तो राजनीतिक कारण रहा। अब 1857 की क्रांति का जो आर्थिक कारण है, अंग्रेज प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत से धन के बहिर्गमन की शुरुआत हो गई और खुली लूट मचा दी अंग्रेजों ने। बक्सर के युद्ध के बाद ये लूट और ज़्यादा बढ़ गई, और धीरे धीरे पहले अंग्रेज यहाँ से माल ले जाते थे और ब्रिटेन में बेचते थे, लेकिन अब बक्सर के युद्ध के बाद, अगर 1770 के बाद हम देखें तो अंग्रेज भारत से कच्चा माल लेके जाने लगे इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति घट गई थी। तो अब यहाँ से कच्चा माल जाने लगा और तैयार माल भारत आने लगा। तो इसलिए धीरे 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 भारत के सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो एक तरफ तो भारत के उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब उद्योग धंधे चौपट हो गए तो जो मजदूर थे या जो शिल्पकार थे सारे लोग कृषि की तरफ मुड़े, कृषि पे भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा कृषि में भी अंग्रेजों की जो भू राजस्व पद्धतियाँ थी, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, अस्थाई बंदोबस्त या महालवाड़ी व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं में कर की दर काफ़ी ऊंची थी, जिससे लगातार किसानों का शोषण हो रहा था। दूसरे कृषि पे दबाव भी बढ़ने लगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने जब यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज ले जाने लगे तो अंग्रेजों ने नकदी फसलों पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, और नकदी फसलों पे बढ़ावा देने के कारण अकाल भी पड़ने लगे। तो ग्रामीण इलाकों में अकाल भी अब पड़ रहे हैं। इसके अलावा महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने, ताकि उनका राजस्व समय से मिलता रहे।
तो धीरे धीरे इसका एक बहुत बुरा परिणाम हुआ, कृषि ऋणग्रस्तता, और धीरे धीरे किसान महाजनों के चंगुल में फंसने लगे। तो इस तरीके से पूरा जो आर्थिक ताना बाना था वो ध्वस्त कर दिया अंग्रेजों ने भारत का। अब पूरी जो जनता थी, जब आर्थिक ताना बाना ध्वस्त हो गया तो लोगों में अंग्रेजों के प्रति रोष व्याप्त था। उसमें चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिल्पकार हो, हर वर्ग ही शामिल था। फिर 1857 क्रांति के जो सामाजिक कारण हैं वो देखते हैं हम। भारत में शुरू से ही भारत बहुत परंपरागत देश रहा है, और हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी परंपराएं होती हैं, और उन परंपराओं से बहुत ज़्यादा लगाव भी होता है। तो भारतीयों को भी अपनी परंपराओं से बहुत ज़्यादा लगाव था। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने बहुत सारे भारत में सुधार किए। जैसे सती प्रथा का अंत किया गया बेंटिक के समय, इसके अलावा शिशु हत्या का अंत किया गया। बाद में आप देखें कि कैनिंग के समय विडो रिमैरेज एक्ट आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ गया। तो ये सारी जो सामाजिक सुधार किए अंग्रेजों ने, तो इसको भारतीयों को ये लगा कि हमारे सामाजिक मामलों में दखलंदाजी है, तो इससे भी भारतीय नाराज थे। फिर 1857 क्रांति के जो धार्मिक कारण हैं, भारत में जितनी भी जो सामाजिक रूढ़ियां हैं वो सारी धर्म से पुष्ट थी। तो जब सामाजिक सुधार किया अंग्रेजों ने, तो ये एक तरीके से भारतीयों के धर्म के मामले में हस्तक्षेप था। दूसरी चीज की 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसमें ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई, और धर्म प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई तो ये भी भारतीयों को लगा कि ये तो ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बाद में ईसाई मिशनरियों को सैन्य छावनियों में भी धर्म प्रचार प्रसार की छूट दी गई, इससे भी लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे। फिर कैनिंग के समय एक एक्ट पास करके समुद्र पार जाके सैनिकों को सेवा देना अनिवार्य किया गया। इसको भी ये माना गया, इसको भी धर्म विरुद्ध माना गया, क्योंकि जो समुद्र पार करता था उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था गांव में। ये माना जाता था कि धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण धार्मिक स्तर पे भी बहुत ज़्यादा तनाव था। अब सैनिक कारण, 1857 क्रांति का जो सैनिक कारण है, अगर हम देखें तो शुरू से ही बहुत सारे सैनिक विद्रोह इससे पहले भी हुए थे। तो सैनिक विद्रोह ऐसा नहीं कि 1857 की क्रांति जो हुई ये बहुत बड़े पैमाने पे एक सैन्य विद्रोह था, लेकिन इससे पहले भी सैनिकों ने छोटे मोटे विद्रोह किए थे। जैसे 1764 में बक्सर के युद्ध में एक भारतीय सेना की टुकड़ी, जो अंग्रेजी सेना की टुकड़ी थी भारतीयों की, वो मीर कासिम से जाके मिल गई थी। फिर 1806 में बेल्लोर में विद्रोह हुआ, मद्रास में बेल्लोर विद्रोह हुआ। ये विद्रोह हुआ था, भारतीय सैनिकों को टीका लगाने और पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो इस कारण विद्रोह हुआ था। इसके कारण इसके अलावा 1724 में जब प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, तो इस समय भी समुद्र पार करके भारतीयों को बर्मा भेजा गया। तो इस समय भी भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी ने विद्रोह किया था इस चीज को भी लेके। तो इस तरीके से ये विद्रोह चले आ रहे थे। दूसरी चीज कि भारतीय सैनिकों में बहुत ज्यादा असंतोष भी था, क्योंकि एक भारतीय सैनिक को 5 रुपया वेतन दिया जाता था, जबकि उसी के समकक्ष एक अंग्रेज सैनिक को 29 रुपये वेतन था। तो सुविधाओं में भी बहुत ज्यादा अंतर था। इसके अलावा युद्ध के समय भारतीयों को आगे लगा देते थे, जबकि जब पुरस्कार वितरण होता था तो इनको पीछे कर देते थे। भारतीय सैनिक जो होते थे इनका प्रमोशन भी जल्दी नहीं होता था, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय सैनिक थे वो सूबेदार के पद तक जा सकते थे, यानी उच्च पद इनके लिए सेना में नहीं थे। इसके अलावा भारतीय सैनिक जो हैं इनके लिए कैनिंग के समय एक अधिनियम पारित किया गया, एक कानून पास किया गया 1856 में, और ये नियम बनाया गया कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाके भी सेवा देनी पड़ेगी।
समुद्र पार करना उस समय ये माना जाता था कि जो समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज की जो समुद्र पार करके विदेशों में जाके युद्ध करता था तो उसके गांव में उसको समाज बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसके परिवार को, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। तो इसको लेके भी सैनिक बहुत ज्यादा नाराज थे। इसके अलावा इस समय तक सैन्य छावनियों में ईसाई मिशनरियां धर्म प्रचार प्रसार भी करने लगी थी, तो इसको लेके भी सैनिक नाराज थे कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारे कारण थे जिससे भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे। अब 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण हम देखेंगे। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण बना वो बना चर्बी लगे कारतूस। 1856 में पहले एक राइफलें चलती थी, एनफील्ड राइफलें। तो 1856 में एनफील्ड राइफलों की जगह पहले चलती थी ब्राउन बेस, तो ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफलें आई। तो ये नई राइफलें थी। अब इनमें जो कारतूस प्रयोग किया जाता था उस पर एक खोल चढ़ा होता था। तो पहले उस खोल को दांत से काटा जाता था और इसके बाद फिर इस कारतूस का प्रयोग किया जाता था। अब अफवाह ये फैली कि ये जो खोल ऊपर चढ़ा हुआ है इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। अब सूअर मुस्लिम के लिए हराम है, गाय हिंदू के लिए पवित्र है। तो ये कारण था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक नाराज हो गए और यही क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया। अब हम 1857 की क्रांति का विस्तार करेंगे। 1857 की जो क्रांति हुई, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले जान लेते हैं इसके बारे में। 1857 की क्रांति, एक तो गवर्नर जनरल इस समय थे कैनिंग, फिर ब्रिटेन में इस समय जो सरकार थी वो पामर्स्टन की सरकार थी। फिर जो 1857 की क्रांति है इसमें सैनिकों से ज्यादा असैनिक लोग लड़े और सबसे ज्यादा किसान लड़े। इसमें सबसे ज्यादा जो सैनिक थे इस क्रांति में वो अवध से थे और इस समय जो ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात था वो 7:1 का था। अब 1857 की क्रांति की जो पहली घटना हुई वो हुई बैरकपुर छावनी में, पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी, यहाँ 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया बैरकपुर छावनी में। अब ये कहा जाता है कि सुबह सुबह ये हाथ मुंह धोने के लिए लोटा लिए हुए जा रहे थे, तो किसी साफ सफाई करने वाले ने इनसे लोटा मांगा और ये नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण का लोटा कैसे मांग दिया। तो उसने ये कहा कि जिस कारतूस का आप प्रयोग करते हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, तो अब कहाँ शुद्धता बची। अब इससे ये नाराज हो गए और ये अपनी छावनी में पहुंचे और इन्होंने सैनिकों को उकसाया विद्रोह करने के लिए। तो हालांकि इनकी बात किसी ने नहीं सुनी और ये बंदूक लेके निकले और इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों हियरसे और बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये घटना 29 जून की है, 29 मार्च की है। तो 29 मार्च 1757 की घटना है ये। लेकिन इस घटना के बाद ये यहीं पे समाप्त हो गई सारी चीजें। अब 1857 का जो विद्रोह है इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो कानपुर में नाना साहब और उनके मंत्री जो थे अजीमुल्ला खां, तो ये लोग रोटी और कमल के माध्यम से छावनियों में विद्रोह भड़का रहे थे। हालांकि इस कहानी का कोई पुष्ट आधार नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये मंगल पांडे की घटना 29 मार्च को घट गई। तो ये पहली घटना है 1857 की क्रांति के समय की। इसके बाद 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह हो गया। मेरठ छावनी, तो जो क्रांति की शुरुआत हुई 1857 की क्रांति में, तो वो मेरठ छावनी से ही हुई। मेरठ छावनी में सैनिकों को जाना था चांदमारी पे। चांदमारी यानी फायरिंग रेंज जो होती है, तो चांदमारी पे जाना था। अब बहुत सारे सैनिकों ने जाने से मना कर दिया। तो जिन सैनिकों ने जाने से मना किया उनके हथियार रखवा लिए गए और उनको जेल में डाल दिया गया। जो सैनिक गए वो जब वापस आ रहे थे
तो लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, जिससे ये सैनिक भी नाराज हो गए। और ये सैनिक जब अपनी छावनी में पहुंचे तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इस तरीके से 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह हो गया और विद्रोहियों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया। लेकिन विद्रोह के बाद एक समस्या ये हुई कि अब सैनिक जाएं कहाँ, किसको अपना नेता माने और किसको नेतृत्व दे के और क्रांति का आगे संचालन किया जाए। तो अब जो छोटे छोटे रजवाड़े थे इनको नेतृत्व नहीं दे सकते थे सैनिक ये, क्योंकि उस समय जो भारत की सत्ता का केंद्र माना जाता था वो दिल्ली को माना जाता था और भारत की जनता अपना सम्राट भी बहादुर शाह जफर को मानती थी। तो इस कारण जो क्रांतिकारी थे ये दिल्ली की तरफ चले। अब 11 मई को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे, राजपुर फाटक से दिल्ली में प्रवेश किया इन्होंने। और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद इन्होंने बहादुर शाह तृतीय जो था बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि बहादुर शाह जफर ने मना भी किया क्योंकि वो इन स्थितियों के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सैनिकों ने जबरदस्ती इनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद क्रांति को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए सैनिकों ने एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया, जलसाए इल्तिजामिया मजलिस। तो ये जो जलसाए इल्तिजामिया मजलिस थी इसमें 10 सदस्य होते थे। तो 6 सदस्य तो सेना के अधिकारी होते थे, इसके अलावा 4 सदस्य सिविलियन होते थे। तो इस तरीके से ये 10 सदस्य थे। और यही जो कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसी ने मिर्जा मुगल को, जो बहादुर शाह जफर के लड़के थे, तो मिर्जा मुगल को सेनापति बनाया। हालांकि बाद में जब बरेली से बख्त खां आ गए तो उनको मुख्य सेनापति बना दिया गया। इसके अलावा इसी कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लखनऊ के वली थे ब्रिजिस कादर, जो वाजिद अली शाह के लड़के थे, तो ब्रिजिस कादर को नवाब इसी कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था। तो इस तरीके से अब आंदोलन का संचालन शुरू हुआ। अब दिल्ली में जब क्रांति भड़क गई तो इसके बाद और जगहों पे भी क्रांति की शुरुआत हो गई। जैसे 30 मई को लखनऊ में हो गई। लखनऊ में लॉरेंस ने स्थितियों को संभालने का प्रयास किया, लेकिन लॉरेंस हार गया। तो चिन्हट का एक युद्ध हुआ था जिसमें लॉरेंस हार गया और बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में क्रांति हो गई। इसके अलावा इसके बाद फिर झांसी में हो गई रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। 5 जून को कानपुर में नाना साहब और उनके सहयोगी थे तात्या टोपे, इन्होंने क्रांति कर दी। मथुरा में देवी सिंह ने क्रांति कर दी। इसके अलावा बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, इन्होंने वहाँ पे क्रांति कर दी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांति कर दी। इलाहाबाद में क्रांतिकारियों का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। इसके अलावा रेवाड़ी में राव भोपाल सिंह ने किया, नहीं रेवाड़ी में राव तुलाराम ने किया। खेरनूह में राव भोपाल सिंह ने किया। इसके अलावा बिजनौर में यूपी में बिजनौर में शाहमल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से क्रांति फैल गई चारों तरफ। अब क्रांति को दबाने का प्रयास शुरू किया अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले तो जरूरी था कि केंद्र पर कब्जा किया जाए। अच्छा, दिल्ली पे जब कब्जा किया था तो क्रांतिकारियों ने बड़ी निरीह ढंग से हत्या भी की थी अंग्रेजों की। जो साइमन फ्रेजर था वहाँ का एजेंट, वो मारा गया था। इसके अलावा सारे अंग्रेज स्त्री पुरुष जो थे वो मौत के घाट उतार दिए गए थे। तो अब जरूरी था कि सबसे पहले दिल्ली पे कब्जा किया जाए। तो सितंबर 1857 में ही सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया गया और यहाँ कब्जा किया नील और हडसन ने। दिल्ली पर कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर ये हुमायूं का जो मकबरा है इसमें छिपा हुआ था। तो हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके पुत्रों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि हडसन ने बहादुर शाह जफर से वादा किया था कि इनके पुत्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा,
लेकिन बहादुर शाह जफर के पुत्रों को एक दिल्ली में खूनी दरवाजा है, तो वहीं खड़ा करके हडसन ने गोली मार दी। बहादुर शाह जफर पे मुकदमा चलाकर इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया और बाद में रंगून में ही इनकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर पे जो मुकदमा चलाया गया, तो उस मुकदमे की पैरवी इन्होंने खुद की थी और इन्होंने अंग्रेजों से ये कहा भी था कि जितना 1857 की क्रांति को लेकर आप लोग अनभिज्ञ थे, उतना ही हम भी अनभिज्ञ थे। इन्होंने ये कहा कि हमको तो जबरदस्ती सम्राट घोषित कर दिया गया, लेकिन अंग्रेज अब बहादुर शाह जफर को बनाए नहीं रखना चाहते थे, तो इनको रंगून भेज दिया गया। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो हुमायूं का मकबरा है, उसमें एक कब्र खाली रह गई, वो बहादुर शाह जफर की कब्र थी। इन्होंने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। तो इस तरीके से दिल्ली पे कब्जा हो गया। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जीनत महल, तो वो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी भी कर रही थी। यह भी कारण रहा कि ये गिरफ्तार हो गए। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद फिर अब अन्य स्थानों पर कब्जा शुरू किया अंग्रेजों ने। जैसे लखनऊ में कॉलिन कैम्पबेल और हेवलॉक ने कब्जा किया, और इन्हीं दोनों ने कानपुर में भी कब्जा किया, कॉलिन कैम्पबेल और हेवलॉक ने। नाना साहब नेपाल भाग गए, बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गई, और इस तरीके से लखनऊ पर कब्जा हो गया और कानपुर पर कब्जा हो गया। तात्या टोपे भाग के ये ग्वालियर चले गए और ये झांसी की रानी से मिल गए। झांसी की रानी के खिलाफ जो अंग्रेज अधिकारी था, वो था ह्यूरोज। तो ह्यूरोज ने झांसी में विद्रोह को दबाया। रानी झांसी वीरगति को प्राप्त हुई। ह्यूरोज ने कहा भी था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द झांसी की रानी थी, तो ये बहुत बहादुरी से लड़ी थी। इलाहाबाद में नील ने विद्रोह को दबाया। शाहमल के खिलाफ जो बिजनौर के जमींदार थे शाहमल, तो शाहमल का जो विद्रोह था, इसको दबाया था डनलप ने। और डनलप ने ये कहा भी था कि विद्रोहियों का जो खुफिया तंत्र था, वो बहुत ही बेहतर था। तो बड़ा इसको कठिनाई से इनके विद्रोह को डनलप ने दबाया था। तो डनलप ने यहाँ पे दबाया। कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह ये लड़ते रहे काफ़ी समय तक, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, 80 साल के व्यक्ति थे, तो काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे। तो इनकी मृत्यु हो गई 58 में। इनका पीछा किया था एक अंग्रेज अधिकारी ने, लुगार्ट ने। तो लुगार्ट ने गांव वालों को बहुत लालच भी दिया था घूस देने का, इनका पता बताने के लिए। तो उसने ये कहा भी है अपने स्मरणों में कि कुंवर सिंह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र में, इनका किसी ने पता नहीं बताया। लेकिन कुंवर सिंह की भी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे अंतिम तक लड़ते रहे। तात्या टोपे 1859 तक ये छापामार युद्ध लड़ते रहे और ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। लेकिन 1859 में ही एक सिंधिया का जमींदार था मान सिंह। तो मान सिंह ने धोखे से इनको गिरफ्तार करवा दिया और बाद में इनको भी शिवपुरी में फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। अब हम 1857 की क्रांति का परिणाम करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी की घोषणा आई और जो 1857 की क्रांति थी, इसकी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाली गई। ये माना गया कि कंपनी जो भारतीयों में रोष था, उसको सही समय से कंपनी जान नहीं पाई, तो ये दोषारोपण किया गया कंपनी पर। हालांकि अगर हम पहले देखें 1853 का जो चार्टर एक्ट था, तो उसी में ब्रिटिश संसद ने ये मंशा जाहिर कर दी थी कि भविष्य में कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी की समय सीमा बढ़ाई नहीं गई थी और उसमें यह कह दिया गया था कि अब संसद जब चाहेगी कंपनी को समाप्त कर देगी। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद ये ब्रिटिश संसद को मौका मिल गया और इस तरीके से 1858 में महारानी की घोषणा आई और इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। हालांकि जो परिवर्तन किए गए वो इंग्लैंड में ज़्यादा किए गए, गृह सरकार के संदर्भ में ज़्यादा किए गए, भारत के संदर्भ में परिवर्तन कम थे इसमें।
1858 की जो महारानी की घोषणा आई, इसे कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। अब इसमें जो प्रावधान थे, पहला तो ये था कि कंपनी को समाप्त कर दिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। भारत में जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, क्योंकि अब वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि है। भारत के लिए एक भारत सचिव की व्यवस्था की गई और उसकी 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल होती थी। पहले भारत सचिव जो बनाए गए थे वो चार्ल्स वुड थे। इसके अलावा भारत में जो परिवर्तन किए गए, गोद लेने की प्रथा बहाल कर दी गई, राज्य हड़प नीति को त्याग दिया गया, यानी अब राज्यों का विलय नहीं किया जाएगा। तो इस नीति को एक इतिहासकार हैं वार्नर, तो वार्नर ने कहा भी है कि 1858 के बाद अधीनस्थ एकीकरण की नीति अपनाई गई भारतीय रियासतों के संदर्भ में। इसके अलावा अब ब्रिटिश सरकार रूढ़िवादी हो गई, यानी जो भारत में सामाजिक सुधार किए जा रहे थे वो बंद कर दिए गए। यानी अब भारतीयों के मामले में जो सामाजिक धार्मिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और ईसाई मिशनरियों पर भी रोक लगा दी गई। फिर इसमें यह भी किया गया कि जो सवर्ण हिंदू हैं, तो सवर्ण हिंदुओं में से जो उच्च वर्ग है उनमें से सेना में भर्ती बंद कर दी गई, अवध वाले क्षेत्र से बंद कर दी गई और जो पंजाबी हैं या नेपाली हैं इनको लड़ाका जाति घोषित किया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति दबाने में नेपालियों ने और पंजाबियों ने बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी। पंजाब में जो गवर्नर थे जॉन लॉरेंस, तो वो पूरा पंजाब में अनुशासन बनाए रखने में सफल रहे थे। तो अब इस क्षेत्र से भर्ती की जाने लगी। दूसरा ये तय किया गया कि जो सेना में अब ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात होगा वो 2:1 का होगा। इसके अलावा जो भारतीय छावनियाँ होती थी, भारतीय छावनियों को धर्म और जातिगत आधार पर बांट दिया गया, यानी यहीं से एक तरीके से फूट डालो और राज करो की नीति की भी शुरुआत होती है। तो इस तरीके से ये 1857 की क्रांति के ये परिणाम रहे। अब जो गवर्नर जनरल इस समय थे कैनिंग ने एक चीज कही थी, इन्होंने कहा था कि जिस पे कोई निश्चित अपराध हो, इस क्रांति में जो लोग सम्मिलित हुए थे, तो जिस पे निश्चित अपराध हो उसी को दंड दिया जाए। तो कैनिंग की इस बात का मजाक भी काफी उड़ाया गया और इनको दयालु कैनिंग कह के इन पर व्यंग किया गया था। तो इस तरीके से ये 1857 की क्रांति के परिणाम रहे।